कि प्यार दिल से निकलता नहीं, वफाओं का मौसम बदलता नहीं। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे। कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। मोहम्मद रफ़ी का गाना, मोहम्मद रफ़ी साहब जी का गाना काफ़ी अच्छा लगता है, इसी के लिए मैं उनके गाने को काफ़ी पसंद करता हूं और मैंने गुनगुनाया आपके सामने। चलिए, सार संग्रह का सेशन को लेकर आए हैं आपके सामने। जितना जल्दी जल्दी आपको मिल रहा है भैया पचाते रहो, नहीं पचाओगे तो बहुत भटक लिया है, भटकते रह जाओगे और कुछ हासिल नहीं होगा। इसी के लिए जितना दे रहे हैं दनादन दनादन खाते जाइए, उसको पचाते जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप वह सक्सेसफुल का जो अगला पंक्ति में बैठा लोग है उस पंक्ति में बैठने का आपको भी अधिकार मिले, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं सार संग्रह का इस सेशन को। इतिहास है कि पहला प्रश्न है कि सबसे पहले किस उपनिषद में, ये क्वेश्चन तो आपको बता दिए थे, पिछले वाला में था ये वाला प्रश्न। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का 4 आश्रमों का वर्णन है जवालोपनिषद में। दूसरा प्रश्न, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो नेसदी। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो वो नेसदी था। नेसदी पशुपालन के लिए बड़ा केंद्र था। तीसरा प्रश्न है, तीसरा नंबर, जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई बर्तन बनाने में। सबसे पहले जब धातु अस्तित्व में आई ना, तो सबसे पहले उसका उपयोग किस रूप में हुआ? तो बर्तन बनाने में। चौथा प्रश्न, वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया था? तो अर्जुन को। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया था? तो वह उनका शिष्य था, अर्जुन को। चलिए, पांचवा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? वह रमान, टेरी और भगत राव। फिर से सुनिए, सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच दूरी कितना? 1400 किलोमीटर। और इन दोनों छोरों पर कौन सा स्थल स्थित है? और जान ले, रहमान टेरी एगो छोर पर और दूसर का छोर पर भगत राव। चलिए, छठा प्रश्न है, विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियाँ किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो कालीबंगन से। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियाँ किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो कालीबंगा से। सातवां प्रश्न, अशोक के गांधार एवं लधमान के लेख किस लिपि में लिखित हैं? तो वह अरमाइक लिपि में। अशोक के गांधार एवं लधमान के लेख किस लिपि में लिखित है? वह अरमाइक लिपि में है। आठवां प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलम्मापियम। देख लीजिए, प्रसिद्ध ग्रंथ है तोलम्मापियम का लेखक है तुलक्कापियर। देख रहे हैं कितना जल्दी याद हो जाएगा। तोलम्मापियर के लेखक तुलक्कापियर। नौवां है, चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो वो कलंजा या पोन कहते थे। देखिए, चोल शासक द्वारा जो प्रसारित स्वर्ण मुद्रा था, सोना का सिक्का था, चोल प्रशासकों द्वारा प्रसारित किया गया था, उस सिक्का का सामान्य नाम क्या था? उसका नाम अगर हम बात करें तो वो कलंजा या पोन था। 10वां प्रश्न को चलेंगे। कहता है 10वां प्रश्न कि मौर्योत्तर कालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सेनानी की। मौर्योत्तर कालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वह सेनानी की उपाधि धारण किया थे। आइए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन
कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल। 3 बार पढ़ते चलिए। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्ता ने। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्ता। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्ता करते हैं। 13वां प्रश्न, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना पोर्टलैंड में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोहन सिंह भरवना। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना पोर्टलैंड में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोहन सिंह भरवना। 14वां प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। वह थे फणींद्र नाथ घोष। सुनिए फिर से, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। वो है फणींद्र नाथ घोष। 15वां प्रश्न, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद दूसरा है, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद है। क्लियर? ये है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। 16वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। क्लियर? चलिए 17वां है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस से जब निकल गए सुभाष चंद्र बोस तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। 18 नंबर प्रश्न है, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट। 6 अप्रैल, ठीक है ना, 1919 को आम हड़ताल का आयोजन किया गया था, तो रॉलेट एक्ट। 6 अप्रैल होगा कि 13 अप्रैल होगा? यहाँ पे मिस्टेक कुछ हुआ है, क्या कि जालियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे जो है मिस प्रिंटिंग का वो किया गया है। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल किया गया था। तो 18 नंबर प्रश्न को आप सुधार लेंगे, 6 अप्रैल नहीं 13 अप्रैल होगा। 19वां प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की? तो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। आते हैं पॉलिटी में, कहता है कि कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों का श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो 42वां। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? वह है 42वां। 21 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवा से। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। 22वां नंबर प्रश्न, जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में। 23 नंबर, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। सुनिए 23 नंबर कहता है कि भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन नेतृत्व किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। 24 नंबर प्रश्न देखिए, किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए 1 लाइनर प्रश्न है, आपको बार बार देखना पड़ेगा इसको। ये न मत समझिए कि एक ही बढ़िया में याद हो ही जाएगा। आप उतना बार तो आप स्वामी विवेकानंद है नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को? तो आपको देखना पड़ेगा। हम भी एक चीज़ को हम आपको पढ़ाने से पहले एक बार हम पढ़ चुके हैं, 1-2 बार पढ़ चुके हैं, फिर आपको पढ़ा रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे। तो ये मत समझिए कि टाइम जा रहा है। अरे 24 घंटा का समय है, आप झाल बजाइएगा दिन भर। सफलता पाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा ही। ये कटु सत्य है। जो लोग माजा मारना चाहते हैं, जो लोग ऐश करना चाहते हैं, वो लोग को ये नहीं मिल पाएगा फिर। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। 24वां प्रश्न कहता है
किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। 25 नंबर में आते हैं, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? सोवियत रूस। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो है, पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? तो सोवियत रूस। 26 नंबर, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? देखिए, तो 2026 तक यह रहेगा। लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है, लोकसभा में जो है सीटों का आवंटन जो 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा? 2026 तक। भूगोल में आते हैं, डेटम तल क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज तल जिसमें ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। डेटम तल क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज तल जिससे ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है, और डेटम तल होता है। फिर से सुनिए, डेटम तल समुद्र तल की क्षैतिज तल जिसमें ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। ठीक है, समुद्र तल का क्षैतिज तल जिसमें ऊंचाइयों का और गहराई दोनों का माप होता है, ऊंचाई गहराई दोनों, डेटम तल होता है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत में जनगणना घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश जम्मू कश्मीर है। भारत में जनगणना घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है। 29 नंबर, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन करने वाला वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जो भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार किया, चार्ल्स कोरिया। 30 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो टोर्नेडो। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो दक्षिणी पूर्वी तट है उस पर एक तूफानी चक्रवात आता है बार बार, उसको कहते हैं टोर्नेडो। क्लियर। 31 नंबर, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टान से। महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। ठीक है, तो महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से। 32 नंबर है, लाई जनजाति का निवास कहाँ है? तो म्यांमार। ठीक है, बर्मा। लाई जनजाति कहाँ निवास करते हैं? म्यांमार में। लाई जनजाति कहाँ निवास करते हैं? म्यांमार में। 33 नंबर, हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है। और हैदराबाद सिकंदराबाद को हम जुड़वा शहर के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखेंगे। तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच झील की बात करें तो हुसैन सागर झील है। क्लियर। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर। घूमर, बगड़िया तथा संगरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान के। घूमर, बगड़िया तथा संगरिया लोक नृत्य, घूमर हो गया, बगड़िया तथा संगरिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। घूमर, बगड़िया, संगरिया राजस्थान का है। 35 नंबर, खज चदजिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गैंगटोक सिक्किम में। नाम देख रहे हैं कितना भयंकर है, खग चदजिंदा। कहाँ से पगला सब नाम रख देता है, मतलब याद करने में तो अलग ही इतना चीज़ पढ़ना पड़ता है। नाम देख रहे हैं कितना भयंकर रख ले, होगा किसी पगला का ही खोज कैले होगा, वही अपने नाम पर रख लिया होगा। ठीक है, खग चंदजिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रहा होगा बड़ा उत्काठू आदमी, इसीलिए इसका नाम रखा है खग चंदजिंदा। देख रहे हैं कितना पावर लग रहा है पढ़ने के लिए। चंदजिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गंगटोक सिक्किम में। ससुराई सताउरो दिमाग खराब करता है। 36 नंबर देखिए, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया है? महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया है? महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया है? महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक। चलिए, अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस अशोक लीलैंड नाम का जो ट्रक होता है किस औद्योगिक घराने से किया जाता है? तो हिंदुजा। अशोक लीलैंड का ट्रकवा नहीं रहता बड़का बड़का, वो ग्रे कलर का ट्रकवा अशोक लीलैंड का, तो ट्रक उत्पादन किस औद्योगिक घराने से संपर्कित है? वो तो हिंदुजा से। चलिए 38 नहीं पढ़ना है, भी नहीं पढ़ना है, भी नहीं करना है। हाँ ये चलिए 42 नंबर, भारत की प्रथम डिपॉजिटरी डोनेशन सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में कब हुआ था? 8 नंबर 1996 को।
सुन लीजिए, भारत की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशन सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की स्थापना की बात करें NSDL, तो वह हुआ था 8 नवंबर 1996 को। सुन लीजिए, NSDL की स्थापना पूछेगा तो 8 नवंबर 1996। अब इसका नाम सुन लीजिए NSDL का, डिपॉजिटरी द नेशन सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यही है। 43 नंबर, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? मानवीय विकास। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च जो प्राथमिकता दिया गया मानवीय विकास को, ठीक है। अब कहता है 44 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 44 नंबर कहता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? तो वह है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब चलते हैं 45 नंबर, साइंस आ गया। मक्के का बौना रोग स्पाइरोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा। मक्का का बौना रोग स्पाइरोप्लाज्मा, मक्का का बौना रोग स्पाइरोप्लाज्मा, मक्का का बौना रोग स्पाइरोप्लाज्मा। 46 नंबर, प्रकाश से किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? लाल की, सब जानता है। चलिए 47 नंबर, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। फ्लोरेंस ट्यूब में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन भरते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन भरते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन भरते हैं। 48 नंबर में आइए, अब क्या कहता है? अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। सिगरेट से जो धुआं निकलता है, ठीक है, अधूरे प्रज्वलन के कारण वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। 49 नंबर, अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में। अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में। अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में। अल्फा कीरेटिन नाम का जो अल्फा कीरेटिन जो प्रोटीन है वो शरीर में चमड़ा में रहता है, वह बुझ लीजिए। 50 नंबर, घूमती हुई चकती के केंद्र के आसपास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने से उसके घूमने की गति कम हो जाएगी। कहता है कि घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है, ठीक है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर घूमने की गति वो हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए, देखिए ये जाता मान लीजिए कि रखा हुआ है, ठीक। मान लीजिए जाता है, तो जाता के बीच में जो है दाल रखते हैं ना बीच में, वो पर पत्थर के टुकड़ा रखेंगे तो नॉर्मल चल रहा है। लेकिन वह पत्थर बाग उठा के परिधि माने कि आरी से जिन्हें से चल रहा है उन्हें इसे लटका देंगे आरी में, तो घर्षण के कारण कम हो जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन। चलिए 51 नंबर, ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन्स का स्रावन करती है? तो वह थायराइड ग्रंथि। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रावन करती है? वह है थायराइड ग्रंथि। 52 नंबर, मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी? सिंगल सुपर फॉस्फेट। मूंगफली की जो फसल है उसमें फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगा? सिंगल सुपर फॉस्फेट। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगा? सिंगल सुपर फॉस्फेट। 53 नंबर, राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नाक। देखिए, राइनाइटिस नामक रोग कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो नाक। राइनाइटिस नामक रोग से नाक प्रभावित हो जाएगा, पोटा निकलवे नहीं करेगा, ना छींक होगा उससे, समझ गए ना पोटा निकलेगा, ना आप अच्छा से सांस ले पाइएगा, ना आपको वो होगा, मतलब कि छींक बहुत कम आता है, ठीक है। 54 नंबर, कंक्रीट को पोटा समझते हैं ना, नेटा को कहते हैं कि 54 नंबर है कि कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है कंक्रीट क्योरिंग करना। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है कंक्रीट क्योरिंग करना। खेल कूद में अब आते हैं, चलिए खेल कूद के तनक आते हैं। अपर कट, लोअर कट शब्द जो है, ये अपर कट लोअर कट किस खेल से संबंधित? तो मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग। अपर कट लोअर कट मुक्केबाजी बॉक्सिंग हो गया। क्रिकेट मत समझ लीजिएगा, अपर कट लोअर कट मुक्केबाजी। 56 नंबर, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस, एल्टियस, फोर्चियस। सिटियस,
एल्टियस फॉर्चियस। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? लैटिन में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य लिटियस एल्टियस फॉर्चियस। डेविस कप में सर्वाधिक मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय जोड़ी ने कायम की है? डेविस कप में सर्वाधिक मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय जोड़ी ने कायम की है? लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने। अच्छा, ये नहीं पढ़ना था। ऐसे देख लीजिए, राजीव बग्गा एवं गोपीचंद दीपंकर बैडमिंटन से है। राजीव बग्गा एवं गोपीचंद दीपंकर बैडमिंटन से है, इसको याद रखेंगे, इसको नहीं पढ़ना है। मिसलेनियस में आते हैं हम लोग। 62 नंबर, बिकॉज यू डिजर्व टू नो, बिकॉज यू डिजर्व टू नो किस समाचार पत्र की पंच लाइन है? तो हिंदुस्तान टाइम्स की। देखिए देख रहे हैं बात है, लिखल रहता है बउआ, बिकॉज यू डिजर्व टू नो किस समाचार पत्र की पंच लाइन है? तो हिंदुस्तान टाइम्स की, याद रखेंगे, बिकॉज यू डिजर्व टू नो, ठीक है। यह हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स। 63 नंबर, रोमन कैथोलिक संप्रदाय के 265वें पोप कार्डिनल जोसेफ रैटजिंगर किस देश के निवासी हैं? वो जर्मनी के हैं। रोमन कैथोलिक संप्रदाय के 265वें पोप कार्डिनल जोसेफ रैटजिंगर किस देश के निवासी हैं? तो जर्मनी के हैं। कितना खतरनाक नाम है, ये सब पढ़वे मत कीजिए। देखिए एक ये है पुस्तक है, अ फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, का लेखक है सीके प्रहलाद। द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड का लेखक है सीके प्रहलाद। फिर से, द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड के लेखक है सीके प्रहलाद, ठीक है। अब देखिए किस प्रसिद्ध इतिहासकार, अच्छा ये छोड़िए, ये तो नहीं पढ़ना है हम लोग। अब आते हैं 67 नंबर पर, ये नहीं पढ़ेंगे। हाँ, 68 कहता है कि ईंट की दीवार के बाहरी भाग के प्लास्टर में सीमेंट बालू का अनुपात कितना होता है? ईंट की दीवार का जो बाहर भाग का भाग होता है, बाहर वाला, तो में सीमेंट बालू का अनुपात, सीमेंट 1 तो बालू 4, समझ रहे हैं? 4 बालू माने 1 किलो सीमेंट तो 4 किलो बालू, क्लियर? 1 टीना सीमेंट तो 4 सीमेंट बालू, क्लियर हो गया, याद रखेंगे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है? उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा। बद्रीनाथ, देखिए उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर है बद्रीनाथ, ठीक है। तो बद्रीनाथ उत्तरांचल का है, तो अलकनंदा नदी के किनारे है, ठीक है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। 70 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में। 71 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बनी बगलिहार जल विद्युत परियोजना भारत द्वारा किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चीनाब नदी पर। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा का कारण बना बगलिहार जल विद्युत परियोजना, भारत बनाया है चीनाब नदी पर। तो बगलिहार परियोजना कहाँ है? तो यह भारत पाकिस्तान के बीच जो है, यहाँ पे जगह है एक, यहाँ पर विद्युत परियोजना बन रहा है जो कि चीनाब नदी पर है, क्लियर। 72 नंबर है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, यह इसको जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है, जस्ते के परत जस्तीकरण। 73 नंबर, यूरोप का कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति अल्पस पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? वो इटली है। यूरोप का कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति अल्पस पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? वो इटली है। एक बार फिर, यूरोप का वह कौन सा देश है जो कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की तरह अल्पस पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? वह इटली। 74 नंबर, भूमि के अंदर जाने पर औसत कितना गहराई
कहता है भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सी तापमान की वृद्धि हो जाती है। जैसे 32 मीटर जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे 1 डिग्री बढ़ जाएगा। जितना 32 मीटर अंदर जाएंगे वो 1 डिग्री बढ़ा देगा तापमान को। 75 नंबर जाफना। अच्छा, जाफना प्रद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला दर्रा को कहते हैं एलिफेंटा। जाफना प्रद्वीप और श्रीलंका के, देखिए जाफना जो है ना यहाँ पर श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है ना, ऊपरी भाग है जाफना। तो जाफना प्रद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाली दर्रा जो पास है उसको कहते हैं एलिफेंटा। जाफना प्रद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाली दर्रा उसको कहते हैं एलिफेंटा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अगर है तो बोर्निया है। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है। 77वां देखिए, प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोधर्मिता वाला तत्व है वो कार्बन 14 है। तो प्राचीन वस्तु की उम्र किससे ज्ञात करेंगे? कार्बन 14 से। 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं, दही को सिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो अपकेंद्रण का। देख रहे हैं, दही से अगर दही को हम बिलो कर, माने समझ, दही को बिलो कर माने कि उसको पूरा मिला उला के मथ देना है। मथ के अगर मत्थन निकालते हैं, दलघोटना से मथ देते हैं, दलघोटनी बुझते हैं ना, हाँ, उसको मथ के मक्खन निकालते हैं ना, तो उसकी तो वह विधि में भौतिकी का किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो अपकेंद्रण का। क्लियर? E79 नहीं पढ़ना है, भी नहीं पढ़ना है, भी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं 80 नंबर 83 देखिएगा, मलिक राजा फारूकी ने किस स्वतंत्र राज्य का गठन किया था? तो वो खानदेश। मलिक राजा फारूकी ने किस स्वतंत्र राज्य का गठन किया था? तो वो खानदेश था। 84 नंबर अबूबकर का संबंध किस शासक वंश से था? तो तुगलक वंश से। अबूबकर का संबंध किस शासक वंश से था? तो वो तुगलक वंश से था। अबूबकर का संबंध किस शासक वंश से था? तो वो तुगलक वंश से था। क्लियर? 85 नंबर, किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़रें करते हैं, हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो अशफक कप, देख रहे हैं, अशफक उल्ला खान नाम जो है ससुरा, अशफकप उल्ला खान। देखिए सुन लीजिए फिर से, किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह कहता है, जो इनका स्टेटमेंट है, अशफकप उल्ला खां यह कहते हैं। 86 नंबर, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार है? राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद 243। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 243 के 1। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के है। ठीक है, इसको छोड़िए। अवड़ो है क्या? इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ है। ये भी छोड़िए, ये भी छोड़िए, ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए। चलिए, तो इतना ही है और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। सेशन काफ़ी इफेक्टिव है आपके लिए, तो एकदम बढ़िए आगे, हम आपके साथ हैं। वर्दी तो लेना है, हमारा भी इरादा है और आपका भी इरादा होना चाहिए। 2213 वर्दी नहीं छूटे, इस चीज़ को हमेशा याद रखें, चाहे जिनका भी जो भी हो। अभी सचिवालय आ रहा है, बहुत सारा फॉर्म, बिहार SSC आ रहा है, छूटवे नहीं करेगा। सबसे बढ़िया से पढ़ लोगे आप लोग, ये देख लीजिए तो आपका रिजल्ट, लड़की लोग के लिए तो और अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कि हम बता नहीं सकते। तो ये सबको देखते रहिए और आगे बढ़िए। चलिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी कीजिए, ताकि हमको थोड़ा समझ में आएगा कि हम गलती पढ़ा रहे हैं कि सही। और हम एक बार यह भी बता दें कि क्लियर इसमें हम नहीं कर सकते हैं, इसमें विस्तारित रूप से नहीं बता सकते हैं। विस्तारित के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा चल रहा है, उसमें हम बता रहे हैं, जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे उसमें हम सब कुछ डिक्लेयर करेंगे। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।